नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में ऑल इंडिया हिंदुस्तान कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित बैठक में प्रदेशाध्यक्ष पंडित गोपाल शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकारों पर जमकर निशाना साधा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना सरकारों की बड़ी विफलता है, जिससे देश के लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि डीजी अभिषेक सिंह द्वारा छात्र छात्राओं और अभिभावकों से माफी मांगना यह साबित करता है कि पूरी व्यवस्था फेल हो चुकी है। पंडित गोपाल शर्मा ने कहा कि करीब 22 लाख विद्यार्थियों के भविष्य को अंधकार में धकेलना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी चिंता जताई गई। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से सोना चांदी कम खरीदने, खाद्य पदार्थों और तेल के सीमित उपयोग, पेट्रोल डीजल वाहनों का कम इस्तेमाल करने और हवाई यात्रा से बचने की अपील ये संकेत देती है कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता परेशान है, लेकिन सरकारें समस्याओं का समाधान करने में नाकाम साबित हो रही हैं। बैठक में मेरठ मंडल अध्यक्ष आबिद सैफी, जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, धर्मवीर कश्यप, नरेंद्र शर्मा, नितिन चौधरी और सुनील सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट बुलंदशहर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने वर्तमान में शिकारपुर तहसील में तैनात तहसीलदार गौरव बिश्नोई पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने और सरकारी भूमि पर माफियाओं के साथ मिलकर कब्जा करवाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने तहसीलदार गौरव बिश्नोई और लेखपाल नीरज सैनी को हटाने की मांग को लेकर एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं का कहना है कि तहसीलदार का रवैया किसानों के प्रति ठीक नहीं है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसान कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तहसीलदार गौरव बिश्नोई और लेखपाल नीरज सैनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं एडीएम ने किसानों को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। भारी संख्या में पहुंचे किसान कार्यकर्ताओं ने डीएम से मुलाकात कर शिकारपुर तहसीलदार के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की और जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। जनपद बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में तैनात तहसीलदार गौरव बिश्नोई जी के द्वारा माफियाओं से साठगांठ करके पैसा ले लेकर सरकारी जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं। जैसे कि कड़ीरा गांव में सरकारी नाली का नंबर 841 में और चक्रोड का नंबर 833 पर कब्जा करा रखा है। शिकायत करते करते परेशान है और उनको हाथ पकड़ कर बाहर भगा देते हैं तहसील से, और लेखपाल और कानून को उनके साथ मिले हुए हैं। दूसरा गांव आगा दिघी में गाटा संख्या 841 में कब्रिस्तान पर इन्होंने कब्जा करा रखा है। ऐसे ही एक कब्जा इन्होंने 962 ये एक शमशान की भूमि है, इस पर करा रखा है। और रामपुर मानपुर में एक गरीब महिला की जमीन है 436, उस पर कब्जा है। शिकायत करते करते परेशान हो गई, हार गए। जब दूसरी पार्टी से इन्होंने जब साठगांठ कर रखी है तो कार्रवाई कहां से करेंगे। हार के इन्होंने फिर का धारा 24 में डालो। दूसरा अधिकारियों ने धारा 24 में आदेश हो गया, कई महीने हो गए, लेकिन अभी भी जमीन आप लोग तैयार नहीं है। बार बार कह देते हैं, विवाद करते हैं लोग। पुलिस लेके जाओ, जब कोर्ट का आदेश है आप क्यों नहीं मदद करोगे किसान की। इसके साथ साथ और बहुत सारे गांव हैं जिनका मैं नाम है नहीं लेता, लेकिन गाटा संख्या उनका मैं बता देता हूँ। 138 सरकारी नंबर, 145 सरकारी नंबर, 41 एम सरकारी नंबर, 41/599 सरकारी नंबर, 43 नंबर, 163 नंबर और 162 नंबर पोखर के नंबर हैं। इन पर भी कब्जा करा रखा है, लेकिन शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया गया तहसीलदार महोदय के द्वारा। जब उसकी सूचना हमें सोशल उस पे देखी, चेक करके भाई, उसके बाद हमने जानकारी करी, जब तहसील में गई तो तहसीलदार महोदय ने अपना दली से हाथ पकड़ कर बाहर करा दिया, उसको दे दी। दोबारा यहाँ आ गया तो पुलिस बुलाकर तेरे खिलाफ झूठा कपड़े फाड़ने का, गाली गलौज का मुकदमा दर्ज करा दूंगा। बताओ, किसानों को इस तरीके धमकी दे रहे हैं और हमारे पूरे विश्व में नाम रोशन करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी जी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। जनपद बुलंदशहर की वहीं दिल्ली के रानीबाग इलाके में एक शर्मनाक घटना घटित हुई, जहां एक महिला से चलती बस में गैंगरेप कर दिया गया। सोमवार देर रात स्लीपर बस में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की उम्र 30 साल बताई जा रही है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई निजी बस को भी जब्त कर लिया गया। महिला को आरोपियों ने पहले जबरन बस में बैठाया, फिर उसे निजी स्लीपर बस में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बाहर निकली और पुलिस तक पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस वारदात में और कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं। इसके अलावा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि बस किस रूट पर चल रही थी और वारदात के समय उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे। तो इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक शर्मनाक कर देने वाली घटना दिल्ली में घटित हुई है जहां एक महिला के साथ निजी बस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, देर रात एक शर्मनाक घटना दिल्ली के राजधानी में घटी है। दिल्ली के रानीबाग इलाके में चलती स्लीपर बस में महिला के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सोमवार देर रात आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही है। आरोप है कि महिला का जबरन बस में बिठाया गया और फिर निजी स्लीपर बस में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। जानकारी के मुताबिक साहिल, पीड़िता किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलने में कामयाब रही और सीधे पुलिस के पास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी। महिला की शिकायत के मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। और आपको बता दें साहिल, दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी बात है, इतनी जल्दी गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही जिस निजी स्लीपर बस में वारदात को अंजाम दिया गया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इससे पहले भी बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली में घटी हैं। यहाँ तक कि बलात्कार होने के बाद, गैंगरेप होने के बाद महिलाओं को मार दिया जाता था, लेकिन किसी तरीके से ये महिला उनके चंगुल से फरार हो गई बचकर, और पुलिस को तुरंत जानकारी दी, जिसमें पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की जांच शुरू कर दी। साहिल, अरबाज, जिस तरीके से प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि अभी हर पहलू पर जांच पड़ताल की जा रही है और जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दो आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ भी लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया? क्या किसी और की गिरफ्तारी यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई है या पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई आधिकारिक बयान सामने आया हो? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो निजी स्लीपर बस थी, फिलहाल उसको जब्त कर लिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों से लगातार अधिकारियों के अनुसार पूछताछ की जा रही है ताकि पता लगाया जा सके घटना में कोई और व्यक्ति शामिल तो नहीं था कहीं न कहीं। इसके अलावा पुलिस बस के रूट, घटना के समय बस में मौजूद अन्य लोगों के पूरे घटनाक्रम की जो कड़ियां हैं उनको खंगाल रही है। आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है ताकि वारदात जुड़े हर पहलू की जांच की जा सके। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में फिलहाल दहशत और लोगों में भारी नाराजगी का माहौल है। वहीं दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं साहिल, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद एक महिला है और ऐसी वारदात का होना एक शर्मनाक, खुद में शर्मनाक बात करता है। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजधानी दिल्ली में ये शर्मनाक घटना घटित हुई है जहां दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक महिला से निजी बस में गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और उसके बाद महिला किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंची और पूरा मामला पुलिस के सामने रखा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और हर पहलू पर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं शामली के ग्राम भैंसवाल में भारतीय सेना के वीर जवान अमर शहीद धर्मराज जी की अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान और भावपूर्ण वातावरण में निकाली गई। अंतिम यात्रा में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, युवाओं और हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर शहीद धर्मराज का नाम रहेगा जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के वीर सपूत को अंतिम विदाई दी। उपस्थित जनसमूह ने शहीद धर्मराज के साहस, समर्पण और मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि शहीद धर्मराज ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे पूरा क्षेत्र और देश गौरवान्वित हुआ है। उनका बलिदान सदैव देशवासियों के हृदय में अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। अंत में सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान की जाए। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष भी छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छात्रों से बेहतर सफलता प्रतिशत हासिल किया। देश भर के साथ साथ गाजियाबाद के विद्यार्थियों ने भी बेहतरीन अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। गाजियाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा भूमि गोयल ने 95% अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं छात्र माविक गोयल ने 96% और अर्णव ने 94% अंक प्राप्त किए हैं।
जिले में सबसे शानदार प्रदर्शन अमेय मित्तल का रहा, जिन्होंने 98.6% अंक हासिल कर गाजियाबाद टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। सीबीएसई की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% रहा, जबकि छात्रों का पास होने का प्रतिशत 82.13% दर्ज किया गया। परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। स्कूलों में छात्रों को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। शिक्षकों का कहना है कि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और अभिभावकों के सहयोग से ही ये सफलता संभव हो सकी है। Uh, 98.6% आई है 12th के एग्जाम्स में, मतलब 493 आउट ऑफ 500। मैं सर अभी जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ एंड आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट की। जेई एडवांस अभी 17 तारीख को ही है, संडे में, तो अभी उसकी तैयारी चल रही है। अच्छा, रूटीन किस तरह का रहता था आपका? रूटीन तो सर मैं काफ़ी नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ। जब ऑब्वियसली बोर्ड्स की पढ़ाई जब चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था अपनी एडवांस की स्टडी से, बट एवर सिंस बोर्ड्स खत्म हुए मैं वापस एडवांस की स्टडी में लग गया। एंड अभी कंसिडरिंग मैं लाइक आई वेक अप, मैं अपना स्लीप शेड्यूल एक्चुअली एडवांस के पेपर पैटर्न से मैच करने की कोशिश करता हूँ कि 9 से 12 और 2:30 से 5, क्योंकि एक्चुअली मुझे बहुत लेट उठने की आदत है। आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट। उसके अलावा उसी टाइम जोन में पढ़ता हूँ और फिर रात को थोड़ा। आगे मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आईआईटी के लिए। कितना टाइम आप पढ़ाई को देते थे? दिन में 6 से 7 घंटे रेगुलरली रोज़। ये श्रेय किस पे जाएगा, मतलब आपकी पढ़ाई का किस तरीके से? मेरे टीचर्स को, मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया पूरे टाइम, और मेरी मेहनत भी है, सब पे श्रेय जाता है। रूटीन क्या रहता था आपका पढ़ाई? रूटीन पहले मैं सुबह जल्दी उठता था 7-8 बजे, फिर थोड़ा खा पी के फिर मैं पढ़ाई करता था 11 या 12 बजे तक। फिर मैं वापस 2-3 घंटे का ब्रेक लेता था, उसमें खाना और सोना। फिर शाम को मैं वापस पढ़ने के लिए बैठता था एक बार। फिर शाम की पढ़ाई के बाद थोड़ा गेम्स वगैरह, गाने सुनना और स्पोर्ट्स के लिए। फिर रात को एक बार फिर से 2 घंटे की सेशन करके मैं सो जाता था। क्या नाम है आपका? My name is Bhumi Goyal. I study in class 12 CV. I scored 95% in boards class 12th board exam. I give my credit of my success to my teachers only. They both, all the teachers supported me very much in scoring this much marks, and I feel very grateful to them. मैं आज जेई एडवांस की तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा संडे को पेपर है 17th को, तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं। तो अपने जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बस कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहें, छोड़े ना, वही बेस्ट है यहाँ पे। तो मतलब टिके रहना ज़रूरी है। कितना टाइम देते थे आप पढ़ाई को? पढ़ाई को मैं 7-8 आवर्स देता हूँ। 98। वहीं ग्रेटर नोएडा स्थित फोर्टिस अस्पताल को एक नई बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अस्पताल में प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप से पीड़ित 2 मरीज का एडवांस रीनल डिनवर आपको बता दें कि रीनल डिनवरेशन प्रक्रिया के जरिए सफल इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक 68 वर्षीय महिला लंबे समय से प्रतिरोधी उच्च रक्तचाप की गंभीर समस्या से जूझ रही थी, जिसके चलते उसकी स्थिति काफ़ी जटिल हो चुकी थी। लगातार दवाइयों के बावजूद रक्तचाप नियंत्रित नहीं हो पा रहा था। ऐसे में फोर्टिस अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने एडवांस रीनल डिनर्वेशन प्रक्रिया अपनाते हुए मरीज का सफल इलाज किया। इस प्रक्रिया का नेतृत्व अस्पताल के कार्डियोलॉजी कंसल्टेंट डॉक्टर हरनीश भाटिया ने किया। इलाज सफल होने के बाद दोनों मरीजों ने अस्पताल और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार यह आधुनिक तकनीक उन मरीजों के लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो रही है जिनका उच्च रक्तचाप दवाइयों से नियंत्रित नहीं हो पाता। तो बेसिकली हम यहाँ पे आज जुड़े हैं एक एडवांस प्रोसीजर के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम रीनल डिनर्वेशन कहते हैं। तो इस हफ्ते हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने वाले हैं 17 मई को। इस उपलक्ष्य पे हमें इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बीपी जो कि एक साइलेंट किलर जिसे कहा जाता है, वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को निरंतर डैमेज करता रहता है। किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, आँखों को और आर्टरीज़ को। इस डैमेज से बचने के लिए हमें रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग और रेगुलर बीपी मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, इन सब चीज़ों को फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस और दवाइयों के बावजूद बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है जिनका। ऐसे पेशेंट्स के लिए एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन जो इमर्ज हुआ है वो है रीनल डिनर्वेशन थेरेपी, जिसे हम RDN थेरेपी कहते हैं।
ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे हम आपकी पैर की आर्टरी के थ्रू किडनी की आर्टरी में एंटर करते हैं और जहां आसपास की सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उसको बर्न करके जो आपकी बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। एक तरीके से आपके बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। इससे बीपी में सिग्निफिकेंट कमी पाई जाती है और कई पेशेंट्स में बीपी की दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। ऐसे ही 2 केसेस जो हमने अपने सेंटर पे रिसेंटली किए अलग अलग एज ब्रैकेट्स में, एक 69 ईयर ओल्ड फीमेल और एक 38 ईयर ओल्ड मेल, और दोनों ही पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनके ब्लड प्रेशर जो पहले 180 या 200 के भी ऊपर रहते थे वो अब 130-140 के रेंज में रहने लगे। वहीं गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार गंगा घाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि गंगा घाट पर शराब पीने को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। इतना ही नहीं, एक युवक पर दूसरे को गंगा नदी में धक्का देने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में घाट पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद दिखाई दे रहे हैं। वहीं बीच घाट पर कुछ युवक आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। वायरल दावों के मुताबिक दोनों युवक शराब के नशे में थे और इसी दौरान कहासुनी बढ़ने के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बचाव कर किसी तरह विवाद शांत कराया। वीडियो सामने आने के बाद घाट की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की निगरानी को लेकर भी सवाल उठने लगे। हालांकि वायरल वीडियो और उससे जुड़े दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं नोएडा के सेक्टर 24 थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान मोबिन अहमद और आफ्ताब के रूप में हुई है। दोनों को गिजोड़, रेड लाइट और सेक्टर 54 के पास से दबोचा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से स्नैच किए गए 24 मोबाइल फोन और 2 अवैध चाकू और एक स्प्लेंडर बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वो दिल्ली NCR में राह चलते लोगों से मोबाइल फोन छीनकर उन्हें बेच दिया करते थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी मोबिन अहमद पर लूट, गैंगस्टर एक्ट और NDPS समेत कई गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ कर गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मुजफ्फरनगर के चपार टोल प्लाजा पर जमकर बखेड़ा हो गया। टोल प्लाजा पर हुए विवाद के दौरान एक महिला टोल कर्मी की तरफ से बुजुर्ग महिला के बाल खींचने का आरोप लगाया गया है। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टोल प्लाजा पर अफरा तफरी और मारपीट का माहौल साफ दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो के बाद चपार टोल प्लाजा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। जानकारी के मुताबिक विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित गाड़ी को 207 MV एक्ट के तहत सीज कर दिया है। पुलिस का कहना है कि घायल वीडियो और दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर में तेज आंधी और तूफान का कहर लगातार जारी है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे कई जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात और ओलावृष्टि के कारण सड़कों पर वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई स्थानों पर विजिबिलिटी कम होने से यातायात भी प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने 24 घंटे पहले ही खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया था। विभाग ने तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई थी। स्थानीय प्रशासन भी मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। ये मुठभेड़ तितावी थाना पुलिस क्षेत्र के मुकुंदपुर झाल के पास हुई, जिसमें गौकश आरोपी इंतजार पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से एक बाइक, तमंचा और कारतूस भी बरामद किए हैं। घायल बदमाश इंतजार पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की बात भी सामने आई है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में शामिल था और उस पर दर्जनों केस दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से जुड़े अन्य नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। अभी कुछ समय पहले थाना तितावी पुलिस द्वारा मुकुंदपुर झाल पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान बाइक सवार एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा उसको घेरने का प्रयास किया गया। अपने आप को पुलिस से घिरा पाकर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। पूछताछ पर उसका नाम इंतजार और गुल्लू पुत्र सईद निवासी बगरा बताया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुए हैं तथा बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई है। और फिलहाल घायल बदमाश को वास्ते उपचार CSC
बगरा भेज दिया गया है और इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी करने पर लगभग 1 दर्जन मुकदमे बागपत और विभिन्न ज़िलों में पंजीकृत है, जो कि चोरी और गोकशी के हैं और आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरगाजी क्षेत्र में हथियारों के प्रदर्शन का मामला सामने आया, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथों में तमंचा लिए दिखाई दे रहे हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक संजू कलनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि वायरल वीडियो में हथियार का प्रदर्शन कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ये भी जांच कर रही है कि वीडियो कब और कहां शूट किया गया था, साथ ही इसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। मामले को लेकर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। वहीं नंदग्राम क्षेत्र में गुरुवार तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसमें एक शातिर बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में चोरी के कई वारदातों में शामिल होने की बात स्वीकार की है। जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि 14 मई की रात पुलिस टीम रोटरी गोल चक्कर पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में घूम रहे। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में सघन चेकिंग शुरू की। रात करीब 1:30 बजे 2 बाइक पर 3 संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन वो भागने लगे। पीछा करने पर एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने मौके से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल बदमाश के पास से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। आज दिनांक 14 मई 2026 को थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा रोटरी गोल चक्कर पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग किसी घटना को कारित करने निकले हुए हैं। उक्त सूचना पर एक्स्ट्रा फोर्स बुला के चेकिंग की गई तो रात्रि लगभग 1:30 बजे 2 मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोग जो कि संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे आते दिखे। उन्हें रोकने का इशारा दिया गया, परंतु उक्त व्यक्तियों द्वारा गाड़ी न रोक के भागने का प्रयास किया गया। उन लोग को आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो एक व्यक्ति द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में एक अपराधी के पैर में गोली लगी है तथा उसके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की गई तो बताया उन्होंने पूर्व में कई चोरियां कारित कर रखी हैं। वहीं नोएडा के थाना 113 पुलिस क्षेत्र में बीच बाजार मारपीट का मामला सामने आया है। सेक्टर 76 स्थित आम्रपाली प्रिंसली सोसाइटी के पास लगने वाली मार्केट में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की जा रही है और उसे दौड़ा कर पीटा जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह विवाद गन्ने के रस को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मार्केट देर रात तक खुली रहती है और यहाँ आए दिन छोटे मोटे विवाद और झगड़े होते रहते हैं। घटना के बाद पुलिस ने मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में दिन निकलते ही चोरी की वारदात सामने आई है। सोमना पहासू रोड पर स्थित एक किराने की दुकान से अज्ञात चोर ने करीब 25,000 रुपए की नकदी चोरी की और मौके से फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में चोरों को वारदात को अंजाम देते हुए साफ देखा जा सकता है। घटना के बाद दुकानदार ने पुलिस की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और चोरों में पुलिस का कोई खास खौफ नजर नहीं आ रहा। फिलहाल पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है। सुबह 5:15 पर दुकान पर आया सफाई की। उसके बाद गाय के लिए मैं चारा देने गया। उसके बाद शटर गिरा के गया हूँ मैं और आके देखा तो मेरा गल्ला खुला हुआ और शटर उठा हुआ पाया। लगभग 20 से 25,000 के बीच में मेरी राशि थी और वो सब ले गया। फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये मेरे किराने की दुकान है और मैंने आके देखा तो फुटेज निकाला तो वो पहचान में शायद आ जाए, तो मैं सभी के लिए ये कहता हूँ कि पहचान में आए तो जल्दी से जल्दी सूचना करें। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है दिन निकलते ही जिस तरह से 20 से 25,000 की चोरी की घटना को अंजाम दिया है,
तो इससे कहीं ना कहीं तो पुलिस की भी व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार चोरों में पुलिस का खौफ नहीं है। ये सही बात है आपकी, सही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।